नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी हिंदी की क्लास में। जैसे कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, और इसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ 2, जिसका शीर्षक है तलाश। तो तलाश में हमने जो है पढ़ लिया है यहाँ तक, जैसे आप पृष्ठ देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, अर्थात आज हम यहाँ से शुरू करेंगे भारत की तलाश से, कि लेखक जो है या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किस प्रकार से भारत की तलाश करते हैं, कैसे जानते हैं कि भारत क्या है। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेखक कहता है कि पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने, विगत मैंने जो बीत गई हैं, अर्थात जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियों मैंने अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने मुझ में अर्थात लेखक में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, भारत को समझने की जो है उसको ताकत तो दी, लेकिन लेखक कहता है इसके बाद भी मुझे संतोष नहीं हुआ। अर्थात मुझे ये तो पता चल गया कि भारत है क्या, भारत को मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा, लेकिन इस थोड़े से मुझे जो है संतोष नहीं हुआ। लेखक कहता है और ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था, अर्थात जो मैं भारत के बारे में जानना चाहता था वह मुझे नहीं जो है जानकारी उपलब्ध हुई। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण देखने को मिलता है। लेखक कहता है कि जो वर्तमान है, अर्थात जो चल रहा समय है, वह मेरे लिए और मुझ जैसे जो बहुत से लोग हैं उनके लिए भी मध्ययुगीन, जिसको मेडविल आप कहते हैं, भयंकर गरीबी, दुर्गति मैंने बुरी स्थिति, दुर्गति का मतलब क्या है, बुरी स्थिति, अर्थात जो है जो बुरी स्थिति देखने को मिल रही है वर्तमान में, और मध्य वर्ग की कुछ कुछ जो सतही आधुनिकता है। मध्य वर्ग अर्थात जो ना तो गरीब है और ना ही अमीर है, जो बीच का जो वर्ग होता है, जिनको ना अमीरों में गिना जाता है और ना गरीबों में, ठीक है। कुछ कुछ सतही आधुनिकता का जो है विचित्र मैंने अद्भुत, मिश्रण मैंने मिक्सचर यानी देखने को यहाँ पर मिलता है। लेखक बताता है कि मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, ना तो मैं अपने वर्ग से तात्पर्य क्या है, ना तो मैं अपने समुदाय के लोगों का प्रशंसक था, प्रशंसक मैंने प्रशंसा करने वाला, और ना ही अपनी किस्म के लोगों का, अपनी किस्म मैंने अपने जैसे जो मेरी विचारधारा के लोग थे, मेरे जैसे जो लोग थे, उनका मैं प्रशंसक नहीं था, उनकी प्रशंसा करने वाला नहीं था। फिर भी मैं मानता था, या मेरी सोच यह थी कि भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। मध्य वर्ग की ओर देखने से अभिप्राय है कि लेखक यह सोचता था कि भारतीय जो संघर्ष हो रहा है आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उसका जो नेतृत्व है, उसकी जो अगुवाई है, वह मध्य वर्ग कर सकता है। आगे लेखक बताता है कि यह जो मध्य वर्ग है, यह स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था। यह जो मध्य वर्ग जिसकी वो बात कर रहा है, उस समय का जो मध्य वर्ग था, ये क्या करता था, स्वयं को मैंने अपने आप को बंदी मानता था और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि वह जो मध्य वर्ग था वह बंदी महसूस करने लगा था, स्वयं को सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करने लगा था, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने उनको जो है सीमाएं बांध दी थी कि आप इतना, आपका दायरा, इसमें आप काम कर सकते हैं, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। और ये जो है महत्वाकांक्षी लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, क्योंकि ये खुद की तरक्की करना चाहते थे और अपना विकास करना चाहते थे। आगे बहुत अच्छी बात लेखक बताता है
कि अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर, अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर का मतलब है कि अंग्रेज़ों का आधिपत्य यहाँ पर था, अंग्रेज़ों का अधिकार यहाँ पर था, और ऐसा न कर पाने के कारण अब अंग्रेज़ों के शासन में, भीतर मैंने अंग्रेज़ों के शासन में उनका वर्चस्व था, उनका अधिकार था। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो मध्य वर्ग के ये लोग थे, मध्य वर्ग के जो लोग थे, ऐसा नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? ना तो खुद की तरक्की कर पाए, यहाँ पर लिखा है खुद की तरक्की, और दूसरा विकास नहीं कर पाए। और जब ये विकास नहीं कर पाए तो इसके कारण क्या हुआ? उसके भीतर, इस मध्य वर्ग के भीतर क्या हुआ? विद्रोह की भावना पनपी। पनपी मैंने पैदा हुई, ठीक है, पनपी मैंने पैदा हुई, अर्थात जो है अब उसमें जागृति आई। किसके प्रति जागृति आई? किसके प्रति बताइए जरा? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर लेखक बताता है, लेकिन यह जो चेतना जागृत हुई, यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी, अर्थात जो अंग्रेजी शासन था उसका ये विरोध नहीं करती थी, उसके खिलाफ जो है ये चेतना जागृत नहीं हुई थी। किसके? जिसने हमें रोंद दिया था। रोंद मैंने होता है कुचल देना, उन्होंने हमें कुचल दिया था। और यहाँ पर रोंदने से तात्पर्य है दबा देना। दबाने का मतलब है आगे बढ़ने से रोकना, बाधाएं उत्पन्न करना। हम जो है तरक्की नहीं कर सकते, हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं, हमें दबा दिया जाता है। तो यहाँ रोंदने से तात्पर्य यह है। आगे लेखक कहता है कि ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे। उस ढांचे में ने उसी शासन को, जो अंग्रेजी शासन जो यहाँ पर चल रहा था, ये कहता है उसी शासन को ये बनाए रखना चाहते थे। और परिवर्तन क्या चाहते थे? ये केवल अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन स्वयं करना चाहते थे। देखिए कितने अच्छे तरीके से मध्य वर्ग की सोच के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो लोग क्या चाहते थे कि अंग्रेज उसका खिलाफत नहीं करते थे, बल्कि ये चाहते थे कि अंग्रेजी लोग यहाँ से चले जाएं, अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और उस शासन का संचालन मध्य वर्ग स्वयं करे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे। पैदाइश मैंने इस ढांचे की पैदाइश थी, इसी ढांचे ने इनको पैदा किया था। इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना उनके बस की बात नहीं थी, अर्थात अंग्रेज़ों ने ही ने पैदा किया था मध्य वर्ग को। तो इसलिए लेखक कहता है कि इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि ये उनका सामना कर सके, चुनौती दे सके, सामना कर सके। उखाड़ फेंकने से भी प्राय है कि उनका शासन खत्म कर दें, ऐसे उनमें ताकत नहीं थी। आगे लेखक बताते हैं कि नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई, अर्थात पहले वो ग्रामीण जनता से अवगत नहीं थे, अवगत मैंने परिचित नहीं थे, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हम पहली बार जनता की ओर हमें ये लेकर के गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो उस समय के युवा थे, बुद्धिजीवी लोग थे, समझदार लोग थे। उन्होंने पहली बार ऐसे एक भारत को देखा, दूसरे ढंग के भारत को देखा, और उस भारत को देखा, इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे, या ये कह सकते हैं कि उसे बहुत से जो है हम कम अहमियत देते थे। कम अहमियत का मतलब होता है महत्व जो है कम देते थे, या जिसको अंग्रेजी में आप इम्पोर्टेंस कहते हैं। ये जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसको हम जो है कम अहमियत देते थे। लेखक बताते हैं कि यह दृश्य जो है बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। देखिए जब उन्होंने दूसरे भारत को देखा, गांव में वो गए, ग्रामीण जनता के बीच में वो गए, तो लेखक बताता है कि उस दृश्य ने उनको बेचैन कर दिया और संदेह में डाल दिया कि क्या मूल्य है, क्या निष्कर्ष है, क्या कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार के जो है वो संदेहास्पद स्थिति में जो है पड़ गए। लेखक बताता है कि तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की, क्योंकि यहाँ से तो संदेह उत्पन्न हो गया, मूल्य भी है, निष्कर्ष सही से निकाल नहीं पा रहे हैं, फैसला लेने में असमर्थ हो रहे हैं। तब उन्होंने जो है ये निर्णय किया कि भारत की जो है वास्तविक रूप की तलाश शुरू की, और इससे क्या हुआ, लेखक बताता है कि हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हो गए। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। अब यहाँ युद्ध किससे है? विचारों का युद्ध है, विचारों का द्वंद्व है। जब हम कोई निर्णय करते हैं, जब हम कोई फैसला लेते हैं, तो हमारे मन में, हमारे भीतर, हमारे हृदय में जो है विचारों का द्वंद्व चलता है, तब जा कर के हम किसी एक निश्चित जो है निर्णय पर पहुँचते हैं।
लेखक बताता है कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे। हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, अर्थात पहले से इसको जानते थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक में कोई अनुभव नहीं हुआ, उत्साह देखने को नहीं मिला, वो बिल्कुल साधारण स्थिति में रहे। लेकिन लेखक बताता है अपने बारे में कि पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। मैं शहरों में रहा था, महानगरों में रहा था, विदेश में पढ़ा था, तो मेरे लिए जो है ये नई बात थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की सफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था, लेखक बताता है कुछ खास बात थी जिसे परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। लेकिन कहता है कुल मिलाकर के ग्रामीण जो जनता थी, ग्रामीण जो लोग थे, उन्होंने लेखक को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया, खींचने का काम किया, और उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी, अर्थात मध्य वर्ग में वो बात देखने को नहीं मिलती थी जो उन लोगों में थी, उनमें यानी ग्रामीण जनता में। किस में थी? उनमें का मतलब क्या है? ग्रामीण जनता से है। आगे लेखक बताता है कि मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। आम जनता की जो अवधारणा है, अवधारणा का मतलब होता है विचारधारा। अवधारणा का मतलब क्या होता है? विचारधारा। अब यहाँ पर जो आम जनता की जो विचारधारा थी उसको लेखक जो है काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। लेखक कहता है कि मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के जो है सारी विविधता मैंने विभिन्नताएं, अलग अलग जिसको, इसके साथ भी वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद, विशाल संख्या में वो जो भारत में बसते हैं उसके बावजूद, यानी बाद में उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं, अनिश्चित समुदायों जिनका समुदाय निश्चित नहीं है, उन समुदायों के बारे में वो नहीं जानना चाहता है, बल्कि लेखक कहता है व्यक्तियों के रूप में मैं जो है सोचने की कोशिश करता हूँ। व्यक्तियों के रूप में, समुदाय के रूप में नहीं, किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, किस जाति से हैं, इस बात को वो महत्व नहीं देता है, इस दृष्टि से वो सोचते नहीं हैं। वो कहता है कि मैं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ, चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएँ नहीं रखी हैं, अर्थात मेरी ज़्यादा उम्मीदें उनसे नहीं थी, शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक मुझे उनमें प्राप्त हुआ, मुझे मिला, और मुझे सूझा, अर्थात मेरे मन में विचार आया कि इसका कारण, और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता हमें देखने को मिली, दृढ़ता मैंने मजबूती जो हमें देखने को मिली, अंतःशक्ति जो भीतर से वो शक्ति उनके भीतर मुझे नजर आई, उसका कारण लेखक बताता है कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। यदि वो दृढ़ हैं, आज भी दृढ़ हैं, आज भी वो उनके भीतर अंतःशक्ति है जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा। देखिए, कुछ अंशों में उन्होंने अभी भी उसको बचा के रखा है, पूरी तरह नहीं बचा रखा है, कुछ अंशों में बचा करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत चीज़ें उन्होंने सहन की। जैसे आगे बताता है लेखक, पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, झेला मैंने सहन किया है, झेला मैंने क्या होता है? सहन करना, सहन किया, झेला मैंने सहन किया है 200 वर्षों में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। जब 200 वर्षों तक हम अत्याचारों को झेलते हैं, दूसरे लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं, निश्चित तौर पर कुछ बातें जो है वो समाप्त हो जाती हैं। फिर भी लेखक बताता है कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, अर्थात कुछ तो शेष उनमें आज भी है जो लगता है कि सार्थक है, जिसका कोई अर्थ है। और उसके साथ साथ बहुत कुछ लेखक बताता है ऐसा भी है जो निरर्थक है, बेकार है, जो बिल्कुल निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं और अनिष्टकर है, अर्थात बुरा करने वाला है। तो हमने पढ़ा भारत की तलाश किस प्रकार से। हम निष्कर्षता ये कह सकते हैं कि भारत जो है, इस निष्कर्ष के माध्यम से हम कह सकते हैं भारत जो है वो गांव में बसता है, क्योंकि जो भारतीय जो मूल्य है, भारतीय जो सांस्कृतिक परंपरा है, सभ्यता है, वह गांव में जो है देखने को मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है गांव भी शहर में जो है बदलते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास भारत माता। अब आपने बच्चों सुना होगा भारत माता, हम कहते हैं भारत माता की जय, है ना। स्कूल में कोई कार्यक्रम हो, चाहे 15 अगस्त आप मना रहे हो, चाहे आप गणतंत्र दिवस मना रहे हो 26 जनवरी, तो तब भी जो है हम भारत माता की जय बोलते हैं। या कई बार हम जो देशभक्ति की कोई बात हो रही हो तब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि भारत माता, भारत के साथ ही माता शब्द लगता है, विश्व में दूसरे देश भी हैं, क्या कभी अमेरिका के साथ माता शब्द का प्रयोग आप लोगों ने सुना, प्रचलन में हो, आपने सुना हो? ऐसा नहीं है।
अमेरिका माता नहीं कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया माता नहीं कहा जाता है, पाकिस्तान माता नहीं कहा जाता है। केवल और केवल इस धरा के ऊपर जितने भी देश हैं उन देशों में केवल और केवल भारत को ही माता कह करके संबोधित करते हैं, सम्मान दिया जाता है। अब ये माता शब्द ऐसे कैसे इसके साथ जुड़ता है, इसका एक अपना महत्व है, वो ध्यान से आप सुनना और समझना। लेखक बताता है कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता, अर्थात वो सभाएं किया करते थे, कहीं किसी गांव में चले गए, किसी ज़िले में गए, किसी राज्य में गए, तो वो कहता है श्रोताओं से, श्रोता मैंने जो सुनने वाले लोग हैं, जो भीड़ वहाँ पर आई है, जो सभा वहाँ पर आई है, और वो कहता है कि मैं अपने इस देश की चर्चा करता, उनसे चर्चा मैंने बातचीत करता लोगों के साथ। किसकी बात करता? हिंदुस्तान की बात करता और साथ ही भारत की बात करता। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान और भारत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हिंदुस्तान क्या है पहले यह समझ लीजिए। मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया, अध्याय यही था, पिछले जो हमारी विषय का जो पाठ्य सामग्री थी उसमें हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान किस प्रकार से जो है जो अरबी फ़ारसी लोग यहाँ पर आए वो स का हा जो है उच्चारण किया करते थे, और सिंधु से वो हिंदुस्तान हिंदू हो गया, और सिंधुस्तान मैंने सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी हो गए। तो इस प्रकार से जो है हिंदुस्तान जो शब्द है वो मुस्लिमों के द्वारा दिया गया है। लेकिन यदि भारत की बात करें तो भारत जो है हमारा मूल जो है वो भारत है। और ये भारत क्या है, ये कहता है जो जाति के संस्थापक, एक जाति के संस्थापक थे जिनका नाम था भरत, राजा भरत हुए हैं, राजा भरत, ठीक है, राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा है। हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। अब भरत की जो पिता थे उनका नाम था दुष्यंत, उनका नाम क्या था? दुष्यंत था, और उनकी माता जी का नाम था शकुंतला। ये कभी आप संस्कृत में कालिदास जी की रचना है, यदि आप वहाँ से पढ़ेंगे, जो बच्चे संस्कृत में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वहाँ से आपको ज्ञान अर्जन हो सकता है, प्राप्त कर सकते हैं आप, या आप जो है गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो आगे ये कहते हैं कि ये जो है इनका पुत्र था, और इन्हीं महान भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा, और ये प्राचीन संस्कृत नाम है। लेखक बताता है कि मैंने शहरों में ऐसा कम किया, अर्थात लोगों से मैंने चर्चा इन दोनों विषयों पर बहुत कम की। क्योंकि वहाँ के जो श्रोता थे, वहाँ के जो लोग थे, वो अपेक्षा से ज़्यादा जो है आधुनिक थे, मॉडर्न थे, उनको पता था, पढ़े लिखे थे, और वे अधिक दमदार भाषण की जो है मुझसे उम्मीद किया करते थे, अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले, पर सीमित मैंने जिनकी सीमित है, सीमित यानी लिमिट जिसको हम कह सकते हैं, जो नज़रिया मैंने होता है सोच, वो किसान जो है, किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत का मतलब होता है बारे में, यानी देश की के बारे में बताया, बाबत में नहीं यानी के बारे में, देश के बारे में मैंने उनको बताया, महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी इस देश का हर हिस्सा दूसरे से भिन्न है। गुजरात जो है वो हरियाणा से भिन्न है ना, इसी प्रकार से पंजाब जो है वो तमिलनाडु से जो है भिन्न है, उड़ीसा से भिन्न है, प्रत्येक हिस्सा दूसरे से अलग है। मैंने उन्हें जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। ठीक है, किन की समस्या की जानकारी दी? किसानों की। लेखक कहता है और उस स्वराज की भी जो है कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बात की, स्वराज की भी बात की। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, स्व का मतलब अपना राज, अर्थात हम चाहते हैं कि देश में अपना राज हो। तो ये कहता है कि मैंने उस स्वराज की भी उनसे बात की जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं था, कि कुछ विशेष लोग जो हैं या जिनका समाज पर जो है अधिकार है, ऐसे लोग हैं, या जो सक्षम हैं ऐसे लोग जो हैं उनका शासन होगा, बल्कि ये कहते हैं स्वराज का मतलब है सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें बताया कि सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास, यहाँ स्थान का नाम है खैबर पास से कन्याकुमारी, या इसको केप कोमरिन कह सकते हैं, कि अपनी यात्रा के बारे में उन्हें बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह जहाँ भी मैं गया मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे और सबकी समस्याएं बराबर हैं। और यहाँ पर कह भी रहा है कि क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी,
समान कैसे थी? वही गरीबी थी, किसान गरीब थे, कर्ज में डूबे हुए थे, निहित स्वार्थ था, जमींदारी प्रथा के शिकार थे, महाजनों ने उन्हें लूट खाया था, भारी लगान उनको देना पड़ता था, इसके अलावा कर भी वो देते, टैक्स भी देते थे, और इसके साथ साथ पुलिस के अत्याचार, ये सब जो है उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित कर दिया था, अर्थात जो है हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत अंग्रेज़ों ने लाद दिया था। आगे कहता है कि साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। यह भी मैं बात उनसे करता था, यदि राहत मिलती है, कुछ अच्छी बातें होती है तो वो सबके साथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि इस विशेष परिवार को, विशेष कुटुंब को जो है वो सहायता उपलब्ध हो जाए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर, अखंड का मतलब होता है जिसको खंडित ना किया जा सके, जिसके खंड ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसके बारे में सोचें। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, अर्थात जिसके हम एक छोटे से हिस्से हैं। इसके बाद कहता है यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, चाहे वो रामायण हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, पूरा जो गाथाएं हैं, जो पूर्व में गाथाएं गाई गई हैं, कहानियां हैं, या जो दंत कथाएं हैं, लोगों के द्वारा जो कही हुई बातें हैं, उन्हें पूरे, उनके बारे में पूरी जानकारी थी उन गांव के लोगों को, ग्रामीण जनता को। और इसी साहित्य ने अपने देश की अवधारणा, हमारे देश की क्या अवधारणा है, हमारे देश की क्या विचारधारा है, उससे उन्हें परिचित करा दिया था पहले से, अर्थात उस अवधारणा के बारे में, उस विचारधारा के बारे में, उस देश के जो विचार है भारत की, उसके बारे में उन लोगों को पहले से ही जानकारी थी। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा कर रखी थी या की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, अर्थात अनेक लोग बोलते थे, क्या बोलते थे कि भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, आशय मैंने क्या अर्थ है, क्या भाव है कि आपने कहा भारत माता की जय, तो आप मुझे ये बताइए कि इस पुकार का क्या अर्थ है। और जब मैं उनसे ये प्रश्न करता तो मेरा प्रश्न जो है उन्हें मनोरंजक लगता और हैरान करता, चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वो मुझे क्या जवाब दें, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो मुझे क्या आंसर दें, क्या उत्तर दें। और तब वे एक दूसरे की ओर देखते और फिर मेरी ओर ताकने लगते। ताकने मैंने देखने लगते, ताकने का मतलब क्या हो जाता है, देखने लगते, अर्थात पहले वो एक दूसरे की तरफ देखते, फिर जो है मेरी तरफ देखने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर में क्या हुआ, एक हट्टा कट्टा जाट खड़ा हुआ। लेखक बताता है कि हट्टा कट्टा मैंने बिल्कुल सुडौल तगड़ा जिसको हम कह सकते हैं, और जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, कितनी पीढ़ियों से, अर्थात उसके दादा परदादा, ये सब जो है मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे। कहने का भाव क्या है, वो लोग क्या कौन थे, मिट्टी से अटूट नाता है मैंने, वो कौन था, किसान था। कौन था वो, किसान था। उसके बाप दादा भी किसानी किया करते थे, तो वो किसान था। जवाब में वो मुझसे कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है। भारत माता कौन है, जो हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारे पेट का भरण पोषण करती है। मैं फिर उससे सवाल करता कि कौन सी मिट्टी की तुम बात कर रहे हो, तुम उन अपने गांव के टुकड़े की बात कर रहे हो, या तुम्हारा जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बात कर रहे हो, या तुम राज्य की बात कर रहे हो, या तुम तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी की बात कर रहे हो। अब प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला लेखक कहता है तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, खेल खलिहान हैं, हमारे लिए जो खाना मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, सहूलियत देते हैं हमें, ये सारी चीज़ें हमें प्रिय हैं, हमें बहुत प्यारी हैं। लेकिन एक चीज़ का सबसे अधिक महत्व है, और वह क्या है, भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, मेरे जैसे और उन जैसे लोग, जितने भी सारे लोग हैं, वो भारत की जनता, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। भारत माता कौन है, यही मूल रूप से जो भारतीय लोग हैं, जो भारत की भूमि पर रहते हैं, यही मूल रूप से जो है लाखों लोग हैं भारत माता। और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय करना। भारत की जय बोलने से तात्पर्य क्या है कि आप भारत की जनता की जय बोल रहे हैं।
मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें जो हैं वो चमकने लगती, अर्थात जो है वो प्रसन्न हो उठते, खुश हो उठते और स्वयं पर जो है गौरव अनुभव करते, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो ये था हमारे पास, हमने दो आज इसमें पढ़े, एक भारत की तलाश और दूसरा भारत माता। नेक्स्ट हमारे पास है भारत की विविधता और एकता, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, अभी भी 25 मिनट की हो चुकी है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।